प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं और इस सदन के माध्यम से भारत की जनता को भी धन्यवाद देता हूं। जब हम बधाई देते हैं तो हमको यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि कई बार लोग नैरेटिव गलत तरीके से रखने का प्रयास करते हैं। जब मैं लगातार तीसरी बार कह रहा हूं तो लगातार तीसरी बार 60 वर्षों के बाद कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार चुना गया हो और उनको जनता का समर्थन मिला हो। मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि 60 साल पहले जब नेहरू जी ने तीसरी बार पद संभाला था तो उस वक्त आजादी का एक यूफोरिया था। कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान किया था और विपक्ष भी बिखरा हुआ था और विपक्ष भी कमजोर था। छोटी छोटी पार्टियां विपरीत दिशा में चर्चा करके पार्टियां उभर रही थी। लेकिन ये जो 2024 का चुनाव हुआ, यह चुनाव तब हुआ जब विपक्ष भी मजबूत था और राजनीतिक दृष्टि से जब सभी लोग सक्षम रहे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी को लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने का सौभाग्य भारत की जनता ने दिया। यह मैंडेट स्टेबिलिटी का मैंडेट है। यह मैंडेट कंटिन्यूटी का मैंडेट है। यह मैंडेट गुड गवर्नेंस का मैंडेट है और यह मैंडेट अनफोल्डमेंट ऑफ विकसित भारत का मैंडेट है। मैं आज, क्योंकि जयराम जी ने कुछ प्रश्न उठाने शुरू किए, इसलिए मैं इस पर और आगे नहीं जाता। नहीं तो स्टैटिस्टिक्स में जाऊंगा तो मैं बता पाऊंगा कि कुछ लोग तीसरी बार लगातार कोशिश करने के बावजूद भी 100 का अंक नहीं ले पाए और सारी पार्टियां मिला लें तो भी मिला करके हमारी भारतीय जनता पार्टी से भी पीछे रहते। 13 राज्यों में 0, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में 64 में 2 सीटें, 62 में बीजेपी। तो मैं अगर आंकड़े बताने लगूं तो बहुत बता सकता हूं, लेकिन यह मैंडेट फॉर स्टेबिलिटी, फॉर कंटिन्यूटी, फॉर अनफोल्डमेंट ऑफ विकसित भारत एंड फॉर गुड गवर्नेंस एंड प्रो पुअर पॉलिसीज के कारण यह हमारे को यह मैंडेट दिया गया है। ये जो बजट है, यह बजट इंक्लूसिव ग्रोथ का बजट है सभापति जी। यह बजट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बजट है और यह बजट, ध्यान से सुने, इकोनॉमिक रेजिलियंस का बजट है। आज दुनिया की सारी आर्थिक शक्तियां डगमगा रही हैं। दुनिया की सारी विकसित देश की आर्थिक ताकतें, आर्थिक स्थितियां डोलमोल हो रही हैं, लेकिन हम इकोनॉमिक रेजिलियंस के साथ कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद अगर खड़े हैं तो यह हमारी इकोनॉमिक रेजिलियंस के बारे में बताता है। दिस बजट इज ए विजनरी बजट। यह हमारी दोनों आकांक्षाओं को पूरा करता है। एक तो यह हमारे इमीडिएट नीड्स को एड्रेस करता है और दूसरा रोबस्ट फ्रेमवर्क के तहत लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी की चर्चा करते हुए उसको आगे बढ़ाता है। यानी दूरंदेशी भी है और वर्तमान की परिस्थितियों से उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला और उसको एड्रेस करने वाला बजट है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि यह 360 डिग्री इंपैक्टफुल बजट है। यह बजट कॉम्प्रिहेंसिव है और इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट को समर्पित है। यह बजट की प्रायोरिटी क्या है? इस बजट की प्रायोरिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना, उसकी नींव रखना, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, सोशल वेलफेयर और उसके साथ साथ विकसित और सबके लिए समान अवसर देने वाला यह बजट है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह फॉरवर्ड लुकिंग बजट है, आगे देखने वाला बजट है। इसमें पॉलिसीज को एक्सेलरेट किया गया है जो ग्रोथ को बढ़ा सके। यह जॉब्स को क्रिएट करने वाला बजट है। यह एनहांस करता है हमारे भारत को ग्लोबल स्टार्टअप के हब की तरह, इसलिए उसको भी बढ़ाने वाला बजट है। और इस तरीके से एक बजट में सभी तरीके से यह बजट सर्वसमावेशी है, इंक्लूसिव है ग्रोथ में, और सबकी चिंता करने वाला बजट है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, और सबसे इसके बारे में मैं समझता हूं कि सब लोग सहमत होंगे मेरी बात से, जब हम बजट पर चर्चा करते हैं तो हम विद्वानों की तरह बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज का उपयोग करते हैं। ये ऊपर बढ़ गया, ये नीचे घट गया, ये दायां चला गया, ये बायां चला गया, और साधारण व्यक्ति के समझ में आए बजट मतलब ये साधारण आदमी का काम नहीं है। यानी कोई इंटेलेक्चुअल हो, कोई इकोनॉमिस्ट हो, वो चार टर्मिनोलॉजियां बोले, इसका रेट इतना है, इसका इतना % है, और उसको जो समझने वाला हो वही बजट का ज्ञाता होता है। लेकिन मैं साधारण भाषा में बजट को बताना चाहता हूं। बजट चाहे देश का हो, बजट, मैं कई बार इस विषय को बोल चुका हूं, बजट चाहे देश का हो, चाहे किसी प्रदेश का हो, चाहे किसी कॉरपोरेशन का हो, म्युनिसिपल का, चाहे किसी संस्था का हो, और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, चाहे किसी परिवार का हो, बजट 3 बातों पर निर्भर करता है। आमदनी की ताकत खर्चे को तय करती है, और कहीं घर में, कहीं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, कहीं प्रदेश में, कहीं देश में लीकेज तो नहीं है, छेद तो नहीं है, कहीं आमदनी और खर्च के बीच में हमारा जो धन है उसमें कोई लीकेज तो नहीं है। इन 3 बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसलिए जिसको परिवार का बजट समझ में आता है, उसी भाषा में देश का बजट भी हमको समझ में आना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं इसको और भी आपके सामने कहना चाहता हूं। साइज ऑफ द इनकम, आपका साइज क्या है? जब आपके आमदनी कम होती है, आप साइकिल खरीदते हो, आमदनी बढ़ती है मोटरसाइकिल खरीदते हो, और आमदनी बढ़ती है गाड़ी खरीदते हो, फिर लग्जरी गाड़ी खरीदते हो। किस पर डिपेंड कर रहा है? आमदनी पर, इनकम पर। तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इसी बात से तय होती है, और देश की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इसी बात से तय होती है। द लार्जर द साइज ऑफ द इकोनॉमी, द लार्जर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। इस बात का डायरेक्ट रिश्ता होता है, इसको भी हमको, एंड द लार्जर द कैपेसिटी टू स्पेंड, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, खर्च जो है उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। खर्च किस पर हो रहा है? घर पर हम खर्च किस पर करते हैं? जो सबसे कमजोर होता है। घर पर हम खर्च किस पर करते हैं? एसेंशियल चीजों पर खर्च करते हैं। ज्यादा पैसा आता है तो थोड़ा हम एक्स्ट्रावेगेंजा हो जाते हैं, हम कंफर्ट्स पर चले जाते हैं। उससे ज्यादा पैसा आ जाता है, हम लग्जरी पर चले जाते हैं। लेकिन खर्च की प्रायोरिटी हमको तय करनी पड़ती है, और वह प्रायोरिटी को तय करना, वह भी एक रेजिलियंस ऑफ इकोनॉमी की बहुत बड़ी शर्त है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि लीकेज प्रूफ और लास्ट माइल डिलीवरी एश्योरेंस ये बहुत जरूरी है।